30 बोलता है कि वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इज नॉट डिपेंडेबल एनी ऑफ प्रीसीडिंग रूल, यानी कि रूल नंबर 27 से लेके 29 तक अगर आप पहले वाले रूल में किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो रूल नंबर 30 आपको रेफर करना पड़ेगा। और रूल नंबर 30 बोलता है द वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम 110% वैल्यू ले लेंगे कॉस्ट का। दूसरा दोस्तों सेक्शन रूल नंबर 31 बोलता है वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल नंबर 27 to 30, यानी कि अगर रूल नंबर 27 से लेके 30 तक अगर आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, देन द शैल बी वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू शैल बी द डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 एंड दीज रूल। तो इनको रेफर करते हुए वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। Provided that in case of supply of services, supplier may opt this rule discarding rule number 30, यानी कि अगर सर्विसेज है तो 110% वैल्यू ना कैलकुलेट करके यहाँ पे सीधा रूल नंबर 31 को रेफर कर सकता है। बट गुड्स के लिए पहले रूल नंबर 30 पे जाएगा, अगर वहां से नहीं होता तब 31 पे आएगा। तो सर्विसेज वाला रूल नंबर 30 को स्किप कर सकता है, रूल नंबर 31 पे भी आ सकता है। अब रूल नंबर दोस्तों 32 जो कि बताता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ सर्टेन सप्लाईज। अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों, कुछ सप्लाईज की बात करेंगे। उस सप्लाईज के अंदर हमें ये रूल बताएगा कि आपका वैल्यू क्या क्या लेना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात बोलता है notwithstanding anything contained in this rule, यानी कि ऊपर वाले जो रूल नंबर 27 रूल नंबर 32 है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे 31 तक के। कब द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड बिलो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी डिटरमाइंड इन मैनर प्रोवाइडेड हियर इन आफ्टर, यानी कि अगर रूल नंबर 32 के अंदर जो सप्लाईज हैं उनके लिए रूल नंबर 27 से लेकर 31 तक चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, उनका वैल्यूएशन कहां होगा, रूल नंबर 32 के अंदर होगा। तो पहले सप्लाई क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए वैल्यूएशन क्या लिया जाएगा। बोलता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की सेल परचेज की अगर सप्लाई है, ट्रांजैक्शन है, इंक्लूडिंग मनी चार्जिंग फॉर करेंसी, यानी कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो आप कोई प्रोसेसिंग फीस या चार्ज ले रहे हो करेंसी कन्वर्ट करने के, अगर वो जो करेंसी कन्वर्ट हो रही है इंडियन रुपीस के अंदर, तो क्या वैल्यू लेंगे, व्हेन एक्सचेंज फॉर इंडियन रुपीस द वैल्यू शैल बी आरबीआई का जो बाइंग का रेट है उस करेंसी को लेने का, और आरबीआई का माइनस आरबीआई का जो सेलिंग का रेट है उस करेंसी को का, उन दोनों का डिफरेंस इनटू टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी, जितनी वो करेंसी फॉरेन करेंसी है वो वैल्यू होगी हमारी एक्सेसिबल वैल्यू, और उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। दूसरा दोस्तों, अगर वो करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो रही है बल्कि वो करेंसी किसी और दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रही है, उस केस में कहता है कि 1% ऑफ द लेसर ऑफ टू अमाउंट the person charging the money would be received or by converting any two currency into INR Indian rupees के अंदर on the date as per RBI reference rate। तो इस केस में हमें 1% की वैल्यू लेनी है, किस वैल्यू के, जो दोनों करेंसी को आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे जिसकी वैल्यू कम है उसका 1% पे आपको एक्सेसिबल वैल्यू होगा। बट इसके अंदर फर्दर इन्होंने स्लैब दे रखे हैं कि अगर ग्रॉस अमाउंट कितना है, अगर वो 1 लाख रुपए तक का है, वो जो आपने 1% कैलकुलेट करा, तो उसके अंदर अगर वो जो ग्रॉस वैल्यू है, जो वैल्यू आपने निकाली करेंसी की, अगर वो 1 लाख तक है तो ग्रॉस अमाउंट क्या लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ली जाएगी, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, या स्टैंडर्ड कितना मान लीजिएगा, मिनिमम ऑफ 250 रुपीज, यानी कि वैल्यू अगर 1 लाख रुपए का 1% क्या बना, 1 ही लाख मान लेते हैं अगर हमने करेंसी को कैलकुलेट करके लेके आए, और मिनिमम 1 लाख वाला 1,10,000 है और 1 लाख है, तो हमने 1 लाख पकड़ा, 1 लाख का 1% कितना होगा,
1000 मान लो किसी रीजन से वो कम है, 100 200 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 250 रुपए तो वैल्यू मानी जाएगी 250 रुपए से। दूसरा केस दोस्तों कि अगर जो ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद वो 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है, तो इस केस के अंदर हमें 1000 रुपए प्लस 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज वो वैल्यू को ऐड करना है 1000 प्लस वो अमाउंट को, परसेंटेज वाले अमाउंट को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी एसेसिबल वैल्यू होगी। और अगर जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हुई फॉरेन करेंसी उसकी वैल्यू जो लेसर वैल्यू जो है उन दोनों में से वो वैल्यू 10 लाख से ज्यादा की है, देन 5000 प्लस 0.10% ऑफ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 60,000 यानी कि 60,000 तक का। बट उसके अंदर कह रहा है कि 5,000 प्लस 1% 0.10% ऐड करना है, बट वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 60,000 तक वैल्यू लेनी है आपको। तो दोस्तों ये है एडवर्म का एक दूसरा चीज भी दे जो मैंने आपसे शुरू बोला था कि हमें फ्लैट गवर्नमेंट ने आपको वैल्यू बता रहा है ना कितनी लेनी है, 250 लेनी है, 1000 प्लस ये लेना है। तो यहाँ पे उस अपने आप ही बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू इसके बीच में आपको यही लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वैल्यूएशन का एक दूसरा चीज है, बट हम अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझते हैं कि वैल्यूएशन के केस में फॉरेन करेंसी अगर दूसरे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रही है तो उसके अंदर हमें इस स्लैब के अकॉर्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 32 दूसरे किसके लिए बात करता है? दूसरी जो सप्लाई है वो है वैल्यू इन केस ऑफ सर्विसेज ऑफ बुकिंग ऑफ एयर टिकट प्रोवाइडिंग बाय द एयर ट्रेवल एजेंट। तो एयर ट्रेवल एजेंट अगर जो एयर टिकट की जो सर्विस दे रहा है उसकी वैल्यू हमने क्या लेनी है? अगर वो डोमेस्टिक टिकट बुक कर रहा है तो 5% ऑफ द बेस फेयर प्राइस ऑफ द एयर टिकट वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा एयर ट्रेवल एजेंट को। अगर वो इंटरनेशनल बुकिंग है तो आपको वैल्यू कितनी लेनी होगी? 10% ऑफ द बेस वैल्यू लेना होगा और उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों बेस वैल्यू, बेस फेयर क्या है? बेस फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट बाय द एयरलाइन। तो नॉर्मली एयर ट्रेवल एजेंट को जो कमीशन मिलता है बेस फेयर पे मिलता है, इसके अलावा जो एविएशन फ्यूल चार्जेस, टैक्सेस और जो भी इसके अंदर के और भी इंश्योरेंस और जो चीजें हैं वो उसके ऊपर कमीशन उसको नहीं मिलता है। बेस फेयर ही होता है जिस पे बिजनेस होता है एयर ट्रेवल एजेंट का। तो इसलिए हमने भी बेस फेयर के ऊपर परसेंटेज लगाया है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब दोस्तों तीसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात हो रही है दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर अब इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी को जो जीएसटी पे करना है वो फॉर एंडोमेंट पॉलिसी। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एंडोमेंट पॉलिसी दी है तो उसके अंदर जो ग्रॉस प्रीमियम है, ग्रॉस प्रीमियम में से हमें माइनस करना होगा जो प्रीमियम पे हुआ है उसमें से जितना अमाउंट को इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए दिया गया है वो लेस होगा और बैलेंस अमाउंट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। दोस्तों एंडोमेंट पॉलिसी जो होती है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर वो एक तरह की ना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है जिसके अंदर आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो रिटर्न कैसे ज्यादा मिलेगा? अगर उसने आपका रिस्क पे ना करके वो सेविंग में इन्वेस्ट करेगा तभी तो रिटर्न ज्यादा देगा। तो एंडोमेंट पॉलिसी की नेचर होती है जिसके अंदर आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं यानी कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो कोई भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए? सिर्फ रिस्क पोर्शन पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो रिस्क पोर्शन कैसे आप निकालोगे? रिस्क पोर्शन की तो सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी, जो पैसा आपका इन्वेस्ट कर दिया वो तो ब्याज लगा के आपको दे देगा। रिस्क ही तो है जिसके लिए एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस दे रहा है कि अगर किसी इवेंट में कुछ होता है मिसहैपनिंग तो आपको वो एक फिक्स आपको एक एश्योर्ड वैल्यू देता है। तो जो रिस्क है उसी के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट लगा रहा है इसे कैलकुलेट करने के लिए एंडोमेंट पॉलिसी अंदर बोलते हैं कि एंडोमेंट पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसमें से इन्वेस्टमेंट या जो भी सेविंग इंश्योरेंस कंपनी ने लगाया उसको माइनस करना है। दूसरा दोस्तों सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। सिंगल पॉलिसी है तो उसमें फ्लैट है कि 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल वैल्यू होगी और उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट या सिंगल प्रीमियम से अलावा वाली उन पॉलिसी के लिए वैल्यू क्या लेनी है कि 25% ऑफ द प्रीमियम फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं पहले साल का, उसकी 25% की वैल्यू को एक्सेसिबल वैल्यू मानेंगे, उसके बाद जीएसटी पे करना है।
एंड देयर आफ्टर फर्स्ट ईयर 12.5% ऑफ द प्रीमियम फॉर सब्सिक्वेंट, यानी कि 12.5% वैल्यू कंसिडर करनी है अगले साल वाले प्रीमियम को एक्सेसिबल वैल्यू निकालने के लिए। अब दोस्तों टर्म प्लान के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब वो क्यों नहीं लगता है, मैंने आपको समझाया कि टर्म इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी रिटर्न तो नहीं मिलता है। जब पॉलिसी आपकी मैच्योर होती है तो कोई भी उसके अंदर पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलता है तो इंडोमेंट या बायबैक वाली जो पॉलिसी होती है, मनी बैक पॉलिसी जो होती है, सॉरी एन्युटी पॉलिसी होती है या अदर कोई प्लान है उसमें मिलता है। बट टर्म इंश्योरेंस पे सिर्फ प्योरली वो रिस्क के लिए होती है, जिसका प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है क्योंकि वो रिस्क को ही कवर करती है, तो इसलिए उस पर जीएसटी, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल। वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है तो इस पे यहाँ पे जीएसटी नहीं लग रहा है। यहाँ पे प्योरली वो रिस्क की पॉलिसी है, वहां पे कोई भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, वो प्योरली है। अब दोस्तों रूल नंबर 32 इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलर हु सोल्ड सेकंड हैंड गुड्स, तो जो सेकंड हैंड गुड्स बेच रहा है उसके लिए जीएसटी किस वैल्यू पे पे करना है। वो कहता है कि फॉर डीलर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स दैट इज यूज्ड गुड्स सप्लाइड एज सच और आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग, यानी कि एज इज बेस्ड, यानी कि मैं सेकंड हैंड कार डीलर हूं तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, उसको छोटा मोटा काम करा के आगे फर्दर बेच दूंगा, ऐसे केसेस को कह रहे हैं। वे डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ गुड्स, जहां पे नेचर ऑफ गुड्स की चेंज नहीं होती है। एंड वेयर नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स, और उस सेकंड हैंड जो चीज परचेज करने पे जो रेसिपिएंट है जिसने गाड़ी परचेज करी आगे बेचने के लिए, उसने किसी भी तरीके का उस गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं लिया है। अगर ये है तो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस इज एक्सेसिबल वैल्यू। अगर इफ सोल्ड लेस देन परचेज प्राइस देन नो टैक्स। और अगर ये सेकंड हैंड गाड़ी या परचेज गुड्स अगर बैंक ने रिपोजेस करी है, रिपोजेस वाला केस कि फॉरफिट कर ली, गाड़ी कार ली किसी पर्सन ने और उसने बैंक से लोन करवाया और वो लोन में उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने ईएमआई पे नहीं करी, तो बैंक ने क्या करेगा, बैंक क्या एक्शन लेगा, उसकी जो जिस गाड़ी के अगेंस्ट में लोन दिया है उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेगा, जिसको हम बोलते हैं रिपोजेस। तो उस केस में वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, उन केसेस में बैंक जो वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करेगा क्योंकि वो बैंक की प्रॉपर्टी बन गई, तो बैंक उसके ऊपर जो जीएसटी देगा वो कैसे कैलकुलेट किस वैल्यू पे देगा, इज अ 5% पर क्वार्टर रिडक्शन फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द बैंक। तो जिस दिन बैंक उस गाड़ी को बेचेगा तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेगा, क्वार्टरली वो 5% वैल्यू उस परचेज प्राइस में से जो बोरोवर था उसने जिस प्राइस पे परचेज करा था उस प्राइस में से क्वार्टरली बेसिस पे 5% वैल्यू लेस होता जाएगा। कब तक, जिस दिन बैंक ने वो फर्दर उस गाड़ी को किसी और को बेचा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ वाउचर और कूपन, ये सप्लाई है जो कि रूल नंबर 32 के अंदर बताता है कि इसके अंदर वैल्यू हमें क्या लेनी है। द वैल्यू ऑफ टोकन और वाउचर और कूपन और स्टैम्प अदर देन पोस्टेज स्टैम्प को नहीं इंक्लूड कर रहा है, विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट ए वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन वाउचर कूपन और स्टैम्प। तो यानी कि जो उस कूपन के वाउचर के अगेंस्ट में जो भी आप सामान खरीदोगे, जो वैल्यू जो गुड्स लोगे, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। इसके अलावा एक और है द टैक्सेबल सर्विसेज टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उस केस में भी वैल्यू यहाँ पे रूल नंबर 32 के अंदर कैलकुलेट होगी। जैसे कि द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड सच क्लास ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एज रेफर्ड इन पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1 बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज रेफर्ड इन सेक्शन 25 वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल शैल बी डीम्ड टू बी निल। यानी कि यहाँ पे कहता है दोस्तों कि अगर ब्रांच ट्रांसफर वाला केस है तो सप्लाई मानेंगे, हम पढ़ चुके हैं। अब वो सप्लाई है तो उस पे जीएसटी पे करना है, जीएसटी पे करने के लिए उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या लेनी है, ये रूल बोलता है ऐसे केसेस में अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के
को वो ट्रांसफर हुई है सप्लाई, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माननी है, निल माननी है। तो निल माननी है तो दोस्तों टैक्स भी कितना कैलकुलेट होगा, निल होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम रूल नंबर 33 के अंदर आते हैं, जो कि कहता है ट्रांजैक्शन विद प्योर एजेंट। हमने एजेंट तो पढ़ लिया सर रूल नंबर 29 के अंदर, तो ये रूल नंबर 33 के अंदर फिर एजेंट कहां से आ गया। तो ये दोस्तों एजेंट जो है, ये वाला जो एजेंट है प्योर एजेंट, ये वो वाला एजेंट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए, इसको डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। For purpose of this rule, pure agent means a person who enter into a contractual agreement, यानी कि उसका agreement है with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or cost in course of supply of goods or services or both, neither intended to hold or nor hold any title of goods or services, यानी कि उसका वो उस goods का कोई टाइटल भी नहीं ऑन करता है। Does not use his own interest such goods or services, यानी कि उसके ऊपर उसका अपना कोई भी टाइटल नहीं है, ना उसके ऊपर फर्दर उसकी कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड है। Receive only actual amount incurred to procure such goods or services, उस गुड्स को सप्लाई करने के प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एजेंट अपने जो एक्चुअल खर्चे हैं वही लेता है, तो उसको हम प्योर एजेंट बोलेंगे। जो एग्रीमेंट से आता है वो किसी भी तरीके का उस गुड्स के ऊपर अगर वो गुड्स खराब हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल की होगी। वो सिर्फ कौन से चार्जेस रिकवर करता है, लेता है प्रिंसिपल से, जो एक्चुअल में उस गुड्स को सप्लाई करने में खर्च होते हैं। तो दोस्तों अगर वो प्योर एजेंट है, जैसे कि सीएचए प्योर एजेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने तक होती है, वो सिर्फ माल को डिलीवर तक, उसको कस्टम ड्यूटीज कस्टम से निकालने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर उस गुड्स का कुछ भी, अगर उसके अंदर कुछ कोई भी क्लेम आता है, कोई डैमेज है, कुछ चीजें, उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसने वो इंपोर्ट करा है माल परचेज करना, आके सीएचए। तो दोस्तों रूल नंबर 33, transaction with pure agent, value expenditure incurred by pure agent shall be excluded from the value of services if, तो conditions क्या क्या हैं, acting as a pure agent to make payment to third party, यानी कि जो पेमेंट प्योर एजेंट कर रहा है इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे प्योरली एज एजेंट कर रहा है। सच गुड्स और सर्विसेज आर नॉट यूज्ड बाय द प्योर एजेंट, यानी कि उसके अंदर प्योर एजेंट ने कोई भी उसके अंदर कुछ भी वैलिडेशन नहीं करा है। रिसिपिएंट इज नोन, इसके अंदर जो थर्ड पार्टी है वो नोन होती है। एंड ऑथराइज प्योर एजेंट टू मेक पेमेंट ऑन हिज बिहाफ, और उसके अंदर प्रिंसिपल जो है एजेंट को ऑथराइज करता है पेमेंट करने के लिए थ्रू एग्रीमेंट। सच एक्सपेंसेस शुड बी सेपरेटली शोन इन द इनवॉइस ऑफ ए प्योर एजेंट, यानी कि प्योर एजेंट जो एक्सपेंसेस इनकर करता है वो चार्ज करता है, जैसे सीएचए चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के जो भी एक्सपेंसेस, जो भी वो पेमेंट करता है कस्टम ड्यूटी वालों को, या इसके अलावा और भी खर्चे जो करता है, तो वो अपने इनवॉइस के अंदर वो चार्ज करता है एज ए प्योर एजेंट। तब प्योर एजेंट एग्जेंट इन रिकवर ओनली एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड नॉट एनी कमीशन, तो इस केस में वो सारे खर्चे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे, किसमें से, ट्रांजैक्शन वैल्यू में से। तो प्योर एजेंट को किस पे टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, उस खर्चे के ऊपर नहीं देना पड़ेगा। तो सीएचए वाले के लिए भी जो उसने टैक्सेस दिए, कस्टम ड्यूटी दी है, डैमरेज दिया, जो भी चार्जेस दिए, अनलोडिंग का दिया, बिल के हिसाब से दिया, वो सारे वैल्यू, वो सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे, और जो उसने अपनी सर्विसेज के लिए प्रिंसिपल को चार्ज करा उसी के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों हम रूल नंबर 34 और 35 पे आ रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, कि करेंसी की वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों। अगर फॉरेन करेंसी में अगर पेमेंट आ रही है तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू करेंसी जो कन्वर्ट होगा वो आरबीआई के रेट के अकॉर्डिंग होगा, जो आरबीआई का जो दिन रेट चल रहा होगा, बाइंग वाला रेट चल रहा होगा, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। कम टैक्स बेनिफिट दोस्तों, कम टैक्स बेनिफिट यानी कि हम उसकी बात कर रहे हैं जहां पे वैल्यू ऑफ सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, जहां पे सीजीएसटी वैल्यू इंक्लूड है, तो उसके अंदर दोस्तों में एक फॉर्मूला है जिसके अंदर टैक्स अमाउंट को एक्सक्लूड करना होगा, और वो टैक्स कैसे निकालना होगा, वैल्यू जो है डिवाइड बाय 100%, जो भी सर्टेन जो भी रेट से टैक्स लगा हुआ इसमें इंक्लूड है वो, यानी कि मान लेते हैं कि 18% टैक्स रेट है अगर उस वैल्यू के अंदर, और आपने 118 रुपए की वैल्यू के अंदर हमें टैक्स अमाउंट निकालना
निकालना है तो 118 रुपए ऊपर आ जाएगा वैल्यू, डिवाइड बाई 100 प्लस टैक्स रेट तो 100 प्लस 18% जो टैक्स रेट है तो 118 इनटू टैक्स परसेंटेज, यानी कि टैक्स परसेंटेज कितनी 18, तो 118 डिवाइड बाई 118 इनटू 18 तो 200 क्या आ जाएगा, टैक्स रेट आपका, टैक्स अमाउंट आ जाएगा आपका 18 रुपए। तो इस तरीके से आपको टैक्स अमाउंट एक्सक्लूड करना होगा वैल्यू निकालने के लिए। वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट के केस में हमें जो रेफर करना है वो हमें कस्टम एक्ट के अंदर में रेफर करना होगा, जो कि सेक्शन 5 के अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों, लेवी एंड कलेक्शन IGST फॉर इंपोर्ट केस, जो कहता है सेक्शन 5 के IGST के अंदर कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, 1 and 2 shall be levied a tax collected integrated goods and service tax on all intrastate supply of goods or services of both, except on supply of alcoholic liquor or for human consumption on the value determined under section 15 of the CGST Act। तो इसमें ये बोलता है thus IGST charge on import as per the provision of custom act, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो दोस्तों कस्टम के लिए हमें उसके सेक्शन नंबर जो 12 है उसको रेफर करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 3 को रेफर करना होगा और वो वैल्यू के ऊपर IGST कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों ये तो पूरा चैप्टर था हमारा वैल्यूएशन का। इसके बाद दोस्तों अगला हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। यहां तक अब हमारा कह सकते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो गई हैं। अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई पे इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।